आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुछ प्रश्न करवाऊंगी हिंदी साहित्य विविध प्रश्न। प्रश्नावली नंबर 1 का पहला प्रश्न है, खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप। खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप है तो क्या है? अरबी फारसी में रूप है उर्दू भाषा। ठीक है, इसलिए मैं जो गलत विकल्प दिए हैं वो मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए जो सही आंसर है वही मैं बताऊंगी। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है बनारस अखबार को। ठीक है, बनारस अखबार को। गाथा मतलब गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? वो भाषा है प्राकृत। ठीक है, अगला है दूहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो ये बोध होता है अपभ्रंश भाषा का। ठीक है, ये सब नहीं है। सिद्धों की उद्घृत रचनाओं की काव्य भाषा है। सिद्धों की उद्घृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? तो ये काव्य भाषा है देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे तो ये कौन थे? हेमचंद्र जैन थे। ठीक है, ये सब नहीं थे। अगला है, जो जड़ सांसण भाष्यु सो मई कहियु सार, जो पालय सई भाव कर सो तरि पावै पार। इस दोहा के रचनाकार का नाम है। इस दोहा के रचनाकार का नाम है देवसेन जी। ठीक है, अगला है, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई जिसे चारणों ने नाम दिया। जिसे चारणों ने नाम दिया तो किसने नाम दिया? पिंगल भाषा ने नाम दिया। ठीक है, जिसे चारणों ने नाम दिया तो पिंगल भाषा है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे कहा जाता है। जो साहित्यिक रूप बना उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डिंगल भाषा। ठीक है, अगला है, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों पहेलियों और दो शुकनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा है। तो उसकी मुख्य भाषा क्या है? उसकी मुख्य भाषा है खड़ी बोली। ठीक है, एक नगर पिया को भानी तनवा को शगरा ज्यों पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है? यह पंक्ति है ब्रज भाषा की। यह पंक्ति क्या है? ब्रज भाषा की है। ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, किस भाषा वैज्ञानिक ने बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से पृथक माना है? बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से पृथक माना है, ये बताना है। तो हिंदी से पृथक माना है सुनीति कुमार चटर्जी जी ने। ठीक है, अगला है, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 में स्वीकार किया गया था। ठीक है, अगला, रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? खड़ी बोली कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा का संबंध मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा से नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा है कि आर्य भाषा से नहीं है, तो क्या है आर्य भाषा से जो नहीं है? वो संस्कृत नहीं है। ठीक है, संस्कृत नहीं है, जो कि पाली है, अपभ्रंश है, प्राकृत है। निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा का संबंध मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा से नहीं है? तो संस्कृत का नहीं है, क्योंकि पाली, अपभ्रंश, प्राकृत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? उसका नाम है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है, ये बताना है। तो ये निकट संबंध है बांगरू बोली की खड़ी बोली से। ठीक है, ये खड़ी बोली से है इनका संबंध।
ये सब नहीं है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का स्थिति काल रहा है। स्थिति काल क्या रहा है? तो स्थिति काल इनका रहा है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का स्थिति काल क्या रहा है? स्थिति काल है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, ये नहीं है। अगला है प्राचीन देश भाषा पूर्व अपभ्रंश को अपभ्रंश तथा परिवर्ती अर्थात अग्रसरीभूत अपभ्रंश को औहट्ट किस भाषा वैज्ञानिक ने कहा है? किस भाषा वैज्ञानिक ने कहा है? तो ये कहा है सुनीति कुमार चटर्जी एवं सुकुमार सेन ने। ठीक है। अर्धमागधी अपभ्रंश से इनमें से किस बोली का विकास हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से इनमें से किस बोली का विकास हुआ है? तो पूर्वी हिंदी बोली का विकास हुआ है। ठीक है। अगला है हिंदी भाषा के इतिहास को प्रायः कितने कालों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 कालों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। अगला है कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था उसका नाम था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था हिंदी व्याकरण। ठीक है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने साहित्यिक भाषा अवधि के विकास को कितने कालों में विभाजित किया है? कितने कालों में विभाजित किया है? तो 3 कालों में विभाजित किया है। ठीक है। 3 कालों में विभाजित हुआ है। अगला है देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि है तो देवनागरी लिपि कैसी है? अक्षरात्मक है। ठीक है। वर्णात्मक और अक्षरात्मक दोनों नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो देवनागरी लिपि है अक्षरात्मक। ठीक है। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में कितने प्रकार के लिंग प्रयोग में रहे हैं? 2 प्रकार के लिंग प्रयोग में रहे हैं। ठीक है। मध्यकालीन भाषाओं में। अगला है विद्यापति की उस प्रमुख रचना का नाम बताइए जिसमें औहट्ट भाषा का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। बहुतायत से प्रयोग हुआ है वो है कीर्तलता। विद्यापति की उस प्रमुख रचना का नाम बताइए जिसमें औहट्ट भाषा का बहुतायत से प्रयोग हुआ है, तो कीर्तिलता में हुआ है। ठीक है। इन सब में नहीं हुआ है। अगला है जॉर्ज ग्रियर्सन ने पश्चिमोत्तर समुदाय की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की किस उपशाखा में रखा है? किस उपशाखा में रखा है? तो ये रखा है बाहरी उपशाखा में। ठीक है। बाहरी उपशाखा में रखा गया। अगला है सुनीति कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है? किस शाखा के भीतर रखा हुआ है? तो ये है प्राच्य शाखा के भीतर रखा गया है। ठीक है। अगला है उर्दू किस भाषा का मूल शब्द है? उर्दू तुर्की भाषा का मूल शब्द है। ठीक है। ये सब नहीं है। अगला है साहित्य के इतिहास की अवधारणा से संबंधित एक पुस्तक लिखी गई थी। साहित्य का इतिहास दर्शन इस ग्रंथ के लेखक का नाम है। इस ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है? डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा जी। ठीक है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास की अधिकांश सामग्री पुस्तकाकार प्रकाशन के पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपी थी। इस भूमिका में उसका शीर्षक था, इस भूमिका में उसका शीर्षक क्या था? हिंदी साहित्य का विकास था। ठीक है। अगला है जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था। हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था तो क्या हुआ था? सन 1888 में हुआ था। ठीक है। सन 1888 में प्रकाशन हुआ था। अगला है जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। यह मान्यता किस इतिहासकार की है? यह मान्यता किस इतिहासकार की है? तो यह मान्यता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी की है। अगला प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस इतिहास ग्रंथ का नाम बतलाइए जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य संबंधी सामग्री संग्रहित है। तो क्या संग्रहित है? हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है।
हिंदी साहित्य का आदिकाल संग्रहित किया गया है। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन दो प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया है? तो कालखंडों का नामकरण इन्होंने किया है, बी है ग्रंथों की प्रचुरता एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं मिश्र बंधु जी। इनमें किस साहित्यकार ने सर्वप्रथम रीतकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण देने वाले मिश्र बंधु जी हैं। ठीक है। अगला है, हिंदी साहित्य का अतीत भाग एक के लेखक का नाम है। एक के लेखक का क्या नाम है? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। ठीक है। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? मुख्य आधार बनाया है, तो क्या है? कृष्ण भक्ति शाखा को मुख्य आधार बनाया है। ठीक है। अगला है, मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जमाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि थे। आत्मगौरव का भाव जमाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि का नाम है कुतुबन। ठीक है। अगला है, देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊँ वार करो एक कर को। ये पंक्तियाँ किस कवि द्वारा सृजित है? ये पंक्तियाँ किस कवि द्वारा सृजित है, ये बताना है। तो ये पंक्तियाँ हृदय राम कवि द्वारा सृजित है। अगला है, भक्तमाल भक्तकाल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता थे। इसके रचयिता कौन थे? नाभादास जी थे। ठीक है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं है, बल्कि उसका नाम है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2 नाम है। ठीक है। अगला है, भारत मित्र पत्र जो कोलकाता से संख्या 1934 विक्रम में प्रकाशित हुआ था, के एक संपादक थे। उन संपादक का क्या नाम है? उन संपादक का नाम है रुद्रदत्त शर्मा जी। ठीक है, रुद्रदत्त शर्मा जी थे। अगला प्रश्न है, हरीशचंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। ठीक है। अगला है, गिला कहानी के लेखक का नाम है। गिला कहानी के लेखक का नाम है क्या? प्रेमचंद्र जी। गिला कहानी के लेखक का नाम प्रेमचंद्र जी है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट नाटक की रचना की गई थी। इस नाटक के लेखक का नाम है, इस नाटक के लेखक का नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत जी है। ठीक है। अगला है, डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशव दास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है, उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है केशव की काव्य कला। ठीक है, ये सब नहीं है, केशव की काव्य कला था। अगला है, गंगावतरण काव्य के रचयिता हैं। गंगावतरण काव्य के रचयिता हैं, तो काव्य के रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला है, छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया है? ऐसी कविताओं को रहस्यवाद के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत के किस कविता संग्रह में संग्रहित हुई है? किस कविता संग्रह में संग्रहित हुई है? तो उसका नाम है पल्लव। पल्लव कविता में संग्रहित हुई। अगला, भिखारी दास की रचना का नाम है। भिखारी दास की रचना का क्या नाम है? काव्य निर्णय। भिखारी दास की रचना का नाम है काव्य निर्णय। अगला है, 19वीं सदी की साहित्य सृजना का मूल हेतु है। 19वीं सदी की साहित्य सृजना का मूल हेतु
है। तो मूल हेतु क्या है? पराधीनता का बोध, पराधीनता का बोध है। ठीक है। अगला है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धामनो है नामक पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? तो ये बोधा जी द्वारा सृजित है। ठीक है। अगला है, आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? किस आलोचक ने कहा है? तो ये आलोचक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला है, बूदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? निम्नलिखित में से कौन था? शिवा बावनी जी थे। ठीक है। नहीं, बूदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? कौन था बताना है। तो ये थे मतिराम जी। ठीक है, ये कौन थे? मतिराम जी थे। ये सब नहीं थे। ठीक है। अगला है, अगला चलते हैं, भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? तो ये लक्षण ग्रंथ है छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक है। ठीक है, ये सब नहीं है। बाल मुकुंद गुप्त के शिवशंभू के चिट्ठे का वर्ण विषय है। शिवशंभू के चिट्ठे का वर्ण विषय क्या है? तो ये वर्ण विषय है, लॉर्ड कर्जन की नौकरशाही पर चुभते व्यंग किए गए हैं। चुभते व्यंग किए गए हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? सर्वाधिक टीकाएं जो लिखी गई हैं वो बिहारी सतसई जी की लिखी गई हैं। ठीक है। इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है, महत्वपूर्ण नहीं माना है। ठीक है। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद, विकल्प होगा जयशंकर प्रसाद जी ने। अगला है, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा जी। नरेंद्र शर्मा जी हैं। अगला है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन हैं? निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन जी। आप सबको पता भी होगा। ठीक है। अगला है, बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है गाथा सप्तशती पर। ठीक है, गाथा सप्तशती पर पड़ा। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है, तो क्या है प्रसिद्धि का प्रमुख कारण? है कल्पना की समाहार शक्ति। कल्पना की समाहार शक्ति है। ठीक है। अगला है, ये सब नहीं है। अगला है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जयपुर नरेश जय सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है वह कौन सा है? ठीक है, तो रामाज्ञा प्रश्नावली है। ठीक है, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो ज्योतिष का वर्णन रामाज्ञा प्रश्नावली में किया गया। अगला है, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? किस रस को मान्यता मिली है? उस रस का नाम है भक्ति रस। ठीक है। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन थे? समानांतर कहानी के प्रवर्तक, समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन थे? वैसे यहाँ समानांतर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो है कमलेश्वर जी हैं। ठीक है। अगला है, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? बिहारी सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? ये बताना है। तो ये हैं मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न। मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न है। ठीक है, ये नहीं है।
अगला प्रश्न है, इनमें किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया है? अब 71 प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। नए वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगी आपसे, ठीक है।